ग्रो FM 3 पर फिर एक बार राजीव जब समर के छुट्टी में अपने मौसी के घर आया था, सभी के साथ मिलके इधर उधर की बातें करी। उसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। सबसे मिलकर बातें करके राजीव को याद आया कि उसका एक खास दोस्त संकू नहीं दिख रहा था। बाकी के दोस्तों से पूछने पर पता चला कि संकू की दादी का देहांत हो गया है। ये सब सुनकर राजीव को भी दुख हुआ। अभी खुशी के पल शुरू ही हुए थे कि जैसे सारी खुशियां एक ही पल में खराब हो गई। राजीव संकू के घर जाना चाह रहा था, लेकिन तभी राजीव को उसके दोस्तों की हरकतों पर शक हुआ, क्योंकि राजीव के तीनों दोस्त पहले राजीव को वहां जाने को मना करते करते रुके। उसके बाद सबने बोला कि अगर जाने का मन करे तो चलो, हम भी साथ आएंगे। खैर, सभी गए राजीव के साथ संकू के घर। वहां जाकर राजीव को बहुत ही अजीब सा लगा। उसने तो सोच रखा था कि मातम का माहौल होगा, सब लोग चारों तरफ रोएंगे और सबसे बड़ी बात कि संकू भी शायद रोएगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। संकू के दादी की लाश सबके सामने रखा हुआ था। ना ही संकू के पिता रो रहे थे और ना ही संकू और ना ही कोई और रिश्तेदार। सभी के सभी लोग एकदम चुपचाप थे। राजीव ने अपने दोस्त मनु को साइड में लेकर पूछा कि सभी के सभी ऐसे चुपचाप क्यों है। तो मनु ने उसे कहा कि अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है, अभी चुपचाप रहे, बाद में बताऊंगा। राजीव के मन में एक खलबली सी मच गई, ये जानने के लिए कि आखिर क्या कारण है इन सब का। शाम हो चुका था, इसलिए सब घर वापस जाने लगे। रास्ते में जाते जाते जब राजीव ने फिर से वही सवाल पूछा तो मनु ने कहा कि वो औरत कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए ये कहकर मनु ने ध्यान भटका दिया कोई और बात करके। अब रात हो चुका था। सब दोस्त एक एक करके अपने घर पहुंच गए। राजीव मासी के घर पहुंचकर खाना खाया और उसके बाद अपने लैपटॉप निकाला और अपने ही कोई प्रोजेक्ट में काम करने लगा। कुछ ही लम्हे बीते होंगे, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई ठीक उसके पीछे से अभी अभी तेजी से गुजरा हो। राजीव लैपटॉप बंद करके कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकला। इधर उधर हर जगह देखने लगा कि कौन यहाँ से अभी अभी गुजरा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तो कुछ ना कुछ सोचते हुए जब राजीव अपने कमरे में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर राजीव दंग रह गया। जब वो अपने कुर्सी से उठा था तो पहले अपने लैपटॉप को बंद किया था उसने, लेकिन अभी लैपटॉप तो खुला था ही, साथ ही साथ वो ही स्क्रीन खुला था जो राजीव ने ओपन कर रखा था। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। राजीव का आंख लगने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने उसकी बची खुची नींद उड़ा दी। राजीव चादर को एक झटके में हटाया और देखा तो आवाज आना बंद हो चुका था। राजीव ने फिर से सोने की कोशिश की और नींद इस बार ऐसे आई कि पता ही नहीं चला। अगली सुबह सुबह जॉगिंग करने निकला राजीव, तो उसने अपने दोस्त संकू को देखा। पास जाकर हालात वगैरह पूछा। जब मौका मिला तो पूछ ही डाला, तेरे दादी के मातंग में सब लोग इतने चुपचाप क्यों थे? अब
इस सवाल का जवाब देने से शंकु ने सीधा मना कर दिया था। दोनों साथ में ही जॉगिंग करते करते पूरे दिन दोस्तों के साथ ऐश मस्ती करके शाम को जब राजीव अपने एक दोस्त वीर के साथ आम के बगीचे से होकर जब वापस आ रहा था, तब राजीव और वीर जा ही रहे थे कि एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी लकड़ियों की ढेरी जो कि उन्होंने अपने सर में चढ़ाए हुए था, उनमें से एक लकड़ी नीचे गिर गई थी। उसे उठाने के लिए ही राजीव को बुलाया गया था, तो राजीव ने भी मदद करके जल्दी घर जाने लगा। राह चलते हुए जब वीर ने कहा, तेरा सुसु क्या इतना जल्दी हो जाता है? तो राजीव ने हैरानी से पूछा कि तूने मुझे सुसु करते हुए कब देखा? वीर ने कहा, अभी अभी। अब राजीव ने बोला, अरे नहीं, उस बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था। वीर ने पूछा, कौन सी बूढ़ी औरत? जब राजीव ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो उसे कोई भी औरत या कोई भी इंसान वहां नहीं दिखा। राजीव ने यह इग्नोर करके घर पहुंचा तो राजीव का दिमाग हिल गया, क्योंकि उसने जिस बूढ़ी औरत की मदद कुछ देर पहले ही करी थी, वही औरत अब उसके घर के पास खड़े हुए मुस्कुराते हुए राजीव को देख रही थी। राजीव उससे नजरें बचाते हुए मौसी के पास जाकर जब पूछा कि यह बूढ़ी औरत कौन है, तो जवाब जो सुनने को मिला वो खून को सुखाने के लिए काफी था। उसके मौसी ने कहा, कौन सी बूढ़ी औरत? यहां तो कोई बूढ़ी औरत नहीं दिख रही। अब ये सुनकर राजीव ने भी मुड़कर देखा तो हाँ, सच में वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इतने में ही राजीव चुपचाप घर के अंदर पहुंच गया। आज का दिन उसे कुछ ठीक नहीं लगा। कल वो घर वापस जाने वाला था, इसलिए जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रह गई। सोने से पहले राजीव ने एक गिलास पानी फ्रिज से निकाला था, लेकिन फ्रिज को बंद करने के बाद उसे दिखा कि कुछ ही समय पहले जो गिलास पानी में भरा हुआ था वो अब खाली है। ये देखकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत ही वो अपने मासी के बेटे को कहने गया ही था कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हो रहा है। राजीव जब राहुल यानी उसके मासी का बेटा उसके मासी के बेटे के रूम में गया तो देखा कि रूम में कोई भी नहीं है और पीछे से आवाज आई। राजीव अचानक झटके से पीछे की तरफ मुड़ा तो फिर एक बार उसके हाथ पैर कांप गए। आवाज सुनकर ऐसा लगा था कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो कैसे किसी को बताए, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा है उसे वो सबके सामने साबित भी नहीं कर सकता। राजीव तो पहले अपने सामने वाले बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा कि अब क्या करें, और जब राजीव का दिमाग खराब हो ही रहा था कि तभी ऊपर से कुछ लंबे बाल नीचे की तरफ गिरे और राजीव ने उन सफेद बालों को पास से देखकर ऊपर की तरफ नजर की। ऊपर दिखा वो ही बूढ़ी औरत फैन में उल्टा खड़े होकर अपने लंबे सफेद बालों को फैलाकर फैन के ही रफ्तार के साथ ही साथ गोल गोल घूम रहा था। घबराहट के मारे राजीव की चीख निकल गई और सीधा निकल गया राजीव अपने बाइक से घर की ओर। ना मौसी से कुछ बात करी, ना ही किसी और से। सोचा कि घर जाकर ही कुछ ना कुछ करूंगा। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपने घर पहुंचकर
राजीव ने सबको सच सच बताया और ले गया राजीव को किसी तांत्रिक के पास। और तांत्रिक ने कहा कि ये जो राजीव के साथ है ये और कोई नहीं बल्कि राजीव के एक दोस्त यानी शंकु के दादी है, जो बहुत दिन तक काला जादू करते करते कुछ गलती के वजह से मर गई और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। जब राजीव के परिवार वालों ने हल पूछा तो तांत्रिक ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो मुझे भी अपने लपेटे में ले सकती है। ये बातें सुनकर सबके सब घर वापस आ गए। राजीव का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। कभी इस तरफ वो चुड़ैल दिखती तो कभी उस तरफ। वो चुड़ैल सिर्फ डराती रहती, दिन में कम रात में ज़्यादा सामने आ जाती थी। 1 महीने तक राजीव ये सब झेल रहा था। राजीव अंदर ही अंदर पागल हो चुका था क्योंकि उसे इस मुश्किल का हल चाहिए था। बिना काम काज करे घर कैसे चलता। राजीव के पिता ने बहुत तांत्रिकों को दिखाया तो सभी नाकाम रहे। ज़्यादातर यही बताया गया था कि अब ऐसे ही जीना पड़ेगा और ये राजीव को मंजूर नहीं था। इसलिए करीब और 3 महीने लगाकर उसने सारी विद्या सीख ली। बहुत ज्ञान प्राप्त करके जब वो आज अमावस्या की रात अपने मकसद पूरा करने वाला है, सामने वो सारी किताब जो इन चीज़ों के काम में आता हो, बीच में अग्नि, बकरे का खून, मरे आदमी का नाखून और पता नहीं क्या क्या। राजीव ने पाठ शुरू की। 2 घंटे पाठ करने के बाद अब जो रात के 3 बजे का समय है, यही बहुत ज़रूरी समय है। राजीव ने बहुत ही मेहनत से उस बूढ़ी चुड़ैल की अस्थियां को अपने पास हासिल किया था और अब वो उसे निकालकर पानी में डुबोने ही वाला था कि अचानक वो ही बुढ़िया उसके सामने आई और नदी की ओर जाने से रोक रही थी। पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, यह पूरा कार्य राजीव को अकेले ही करना पड़ेगा और इतने दिनों से वो चुड़ैल राजीव को नुकसान नहीं कर सकती थी, लेकिन आज अमावस्या है, इसका मतलब नुकसान वो औरत अपने मन मर्जी तक कर सकती है। उस चुड़ैल ने बहुत कोशिश करी राजीव को मोहित करने की, लेकिन राजीव इसलिए मोहित नहीं हुआ क्योंकि राजीव 4 महीने तक कितना कुछ झेला है वो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, चुड़ैल ने राजीव को धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। राजीव ने फिर कोशिश की। राजीव साफ साफ देख रहा था कि वो चुड़ैल इतनी ताकतवर होने के बावजूद राजीव को बस उतना ही नुकसान पहुंचा रहा था जितना कि किसी बच्चे को, मतलब जैसे बहुत ही आराम से रोकती, ज़्यादा कोई जोर या फुर्ती नहीं कर रही थी। ये सब देखकर राजीव क्या, किसी का भी हिम्मत नीचे गिर जाता और आखिरकार राजीव ने उसके अस्थि के ऊपर लगे कपड़े को ढीला करके नदी के तरफ फेंक ही दिया। लेकिन वो चुड़ैल खौफनाक हंसी हंसने के बाद ये इशारा कर रही थी कि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला। वो चुड़ैल राजीव के सामानों को तहस महस करने लगा और इसी तरह जो अग्नि जल रही थी वो कुछ जंगलों में भी लग गई। राजीव को एक और तरकीब दिखा। उसने फिल्मों में देखा था कि बालों को काट के जलाने से शायद काम बन जाए। उसने तुरंत ही अपने बैग से कैंची निकाला और चुड़ैल के पास गया। वो चुड़ैल अब राजीव को फिर से मोहित करने लगी अपने बातों से। और इधर यहाँ राजीव मोहित होने का नाटक करते हुए पहले तो वो चुड़ैल के और करीब आया और अपना हिम्मत को
बढ़ाते हुए तेजी से कैंची को चलाते हुए बाल को काट के हाथ में लिया। वो चुड़ैल अब दर्द से चिल्लाने लगी। वो चुड़ैल इतने गुस्से से राजीव के पीछा करने लगी जैसे हाथ में राजीव को पकड़ते ही सारा खून चूस लेगी। अब राजीव ने भागकर बिना देरी करे बाल को आग के उस चूल्हे में फेंक ही दिया, लेकिन वो चूल्हा एक ही सेकंड में बुझ गया और इसी तरह वो फेंका हुआ बाल उस चूल्हे से अपने आप निकलकर किसी मछली की तरह उस चुड़ैल के पास जा रही थी। जब वो ही बालों का गुच्छा राजीव के पैरों के पास से पार होने ही वाला था कि राजीव ने पहले तो उसे पैर में कुचला, फिर हाथ में लेकर पास ही के कुछ लकड़ियों में लगी हुई आग में फेंक दिया। अब वो बाल जैसे जैसे जल रही थी वैसे वैसे ही वो चुड़ैल भी छटपटा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब वो बाल पूरा जल के खाक हो चुका था, वो चुड़ैल फिर से वैसे का वैसा ही हो गया। राजीव को महसूस होने लगा कि उसके हाथों फिर नाकामयाबी ही हासिल हुई। नाराज होकर फिर से ये एक डरावनी रात कट गई और फिर से एक नया दिन आया। ऐसे ही बीच बीच में हिम्मत करके राजीव नाकाम ही होते रहा। 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक राजीव को छुटकारा नहीं मिला। राजीव ने सोचा था कि शायद बालों को काट के काम बन सकता था, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।